आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसका पैमाना सच में हमारी कल्पना से भी परे है। ये कोई साधारण ऐतिहासिक ब्यौरा नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 20 करोड़ साल पहले की, जब पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही थीं और वहां से लेकर आज के आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण तक की सफलताओं की। ये एक सभ्यता के बनने, उसके गहरे संघर्षों और फिर से उठ खड़े होने की बिल्कुल जीवंत दास्तान है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है कि जिस देश को आज हम इतने अच्छे से जानते हैं, उसकी सबसे पहली ईंट आखिर कब और कहां रखी गई होगी। मतलब ये कोई कल की बात तो है नहीं। ये हमें हजारों साल पुराने एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाती है जहां से असल में मानव विकास की पूरी नींव ही रखी गई थी। इस विशाल सफर को समझने के लिए हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, भूगर्भीय उत्पत्ति। दूसरा, प्राचीन सभ्यताएं। तीसरा, स्वर्ण साम्राज्य। चौथा, मध्यकालीन संघर्ष और वीरता। पांचवा, ब्रिटिश राज व स्वतंत्रता। और अंत में छठा, आधुनिक भारत की उड़ान। भाग 1, भूगर्भीय उत्पत्ति, गोंडवाना लैंड से हिमालय तक। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले, उस समय भारत गोंडवाना लैंड नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। फिर करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनके लावे से डेक्कन ट्रैप्स बने। और फिर हुआ सबसे बड़ा बदलाव। लगभग 5 करोड़ साल पहले ये भारतीय प्लेट तेजी से उत्तर की ओर बढ़ी और सीधे एशिया से जा टकराई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों यानी हिमालय को जन्म दिया। और सोचिए, इन्हीं बर्फ से ढकी चोटियों से गंगा और सिंधु जैसी वो महान नदियां निकली, जिन्होंने आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता को जीवन दिया। भाग 2, प्राचीन सभ्यताएं, मेहरगढ़ और सिंधु घाटी। ये 9000 का जो नंबर है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आज से ठीक 9000 साल पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास मेहरगढ़ में लोग सिर्फ जंगलों में भटकने वाले खाना बदोश नहीं रह गए थे। वो बाकायदा एक जगह बसकर जौ और गेहूं की खेती कर रहे थे। लेकिन जो बात सच में हैरान कर देने वाली है, वो ये है कि खुदाई में मिले इंसानी जमड़ों से साबित हुआ है कि वो लोग पत्थर की बारीक ड्रिल्स का इस्तेमाल करके डेंटिस्ट्री, जी हां, दंत चिकित्सा का अभ्यास कर रहे थे। इतने प्राचीन काल में इतनी उन्नत तकनीक होना सच में अविश्वसनीय है। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी नगर योजना आज के किसी भी आधुनिक महानगर को आसानी से टक्कर दे सकती है। यहाँ के शहर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, जहाँ सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। और तो और पूरे 15 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में बिल्कुल एक ही आकार की पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई थी। साफ सफाई का स्तर तो देखिए, हर शहर में मैनहोल के साथ पूरी तरह ढकी हुई बेहद एडवांस्ड ड्रेनेज या जल निकासी व्यवस्था थी। ये सभ्यता इतनी मजबूत थी कि इसका पतन किसी युद्ध या हमले से नहीं, बल्कि नदियों के रास्ते बदलने जैसी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से हुआ। भाग 3, स्वर्ण साम्राज्य, मौर्य और गुप्त। प्राचीन भारत के इस दौर में हमें दो महान शासकों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका सैन्य विस्तार बहुत ही आक्रामक और कूटनीतिक था और उन्होंने एक अखंड साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन दूसरी तरफ कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखने के बाद उनके पोते सम्राट अशोक का हृदय पूरी तरह से बदल गया। अशोक ने साम्राज्य बढ़ाने की उस आक्रामकता को एकदम छोड़ दिया और अहिंसा और धम्म का रास्ता अपनाया। उन्होंने शांतिपूर्ण शासन का एक ऐसा वैश्विक मानक स्थापित किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। आगे चलकर आता है गुप्त काल, जिसे पूरी दुनिया में भारत का बौद्धिक और वैज्ञानिक स्वर्ण युग माना जाता है। और ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। गणित में महान आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी, और ईमानदारी से कहें तो इसके बिना आज का आधुनिक विज्ञान या कंप्यूटर बिल्कुल असंभव हैं। धातु विज्ञान में दिल्ली का लौह स्तंभ देखिए, जो 1600 साल बाद भी बिना जंग लगे खड़ा है। ये आज के इंजीनियरों के लिए भी एक पहेली है। और शिक्षा के क्षेत्र में विशाल नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया, जहां दुनिया भर से हजारों छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। भाग 4, मध्यकालीन संघर्ष और वीरता, मुगल और मराठा। अब हम इतिहास के एक बेहद दुखद और अंधकारमय दौर में आते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि उस समय ज्ञान का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये आग लगातार 3 महीने तक जलती रही।
इस भयानक विनाश में केवल किताबें ही नहीं जली, बल्कि सदियों पुराना भारतीय वैज्ञानिक, चिकित्सा और खगोलीय ज्ञान हमेशा के लिए राख हो गया। ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। इसके बाद सत्ता और प्रशासन के दो बिल्कुल ही अलग रूप सामने आते हैं। एक तरफ था विशाल और भव्य मुगल साम्राज्य। उन्होंने अपनी अपार संपत्ति से ताजमहल जैसी शानदार वास्तुकला तो बनाई, लेकिन इन ऐतिहासिक निर्माणों की कीमत अक्सर आम जनता पर लगाए गए भारी करों से चुकाई जाती थी। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य था। यह पूरी तरह से एक जमीनी स्तर का साम्राज्य था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की रक्षा करना था और विशाल मुगल सेनाओं का सामना करने के लिए यह एक बेहद प्रभावी गुरिल्ला युद्ध नीति पर निर्भर था। इस पूरे दौर का सबसे अदम्य साहस हमें छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान में देखने को मिलता है। जब उन्हें धोखे से बंदी बनाकर क्रूर यातनाएं दी गईं, तब भी उन्होंने अपना स्वाभिमान और धर्म त्यागने से बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर दिया। और इतिहास गवाह है कि उनके इस सर्वोच्च बलिदान ने मराठाओं के मन में खौफ पैदा करने के बजाय एक विशाल और तीव्र जन आंदोलन की चिंगारी जला दी। इसी मजबूत जमीनी विद्रोह ने आगे चलकर भारत पर मुगलों की पकड़ को जड़ से कमजोर कर दिया। भाग 5, ब्रिटिश राज व स्वतंत्रता, शोषण से आजादी तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां असल में कितनी विनाशकारी थीं, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को निचोड़ लिया। उन भारी करों की वजह से देश में भयंकर अकाल पड़े, और सबसे दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मलमल बनाने वाले कुशल भारतीय बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए, ताकि ब्रिटिश मिलों में बना कपड़ा आसानी से बेचा जा सके। देखते ही देखते दुनिया की एक बेहद समृद्ध अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से एक गरीब उपनिवेश में बदल दिया गया। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि जब लगातार धर्म और स्वाभिमान पर चोट की गई, तो उसका नतीजा था 1857 का महासंग्राम। मंगल पांडे की वो शुरुआती और साहसिक बगावत, रानी लक्ष्मीबाई का रणभूमि में निडर नेतृत्व और तात्या टोपे की कूटनीतिक गुरिल्ला युद्ध नीति। हाँ, ये सच है कि ये विद्रोह हमें तुरंत आज़ादी नहीं दिला सका, लेकिन इन नायकों ने एक ऐसी मजबूत नींव जरूर रख दी जिसने स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष में कभी ऊर्जा कम नहीं होने दी। जब 1947 में ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तो स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। 562, जी हाँ, 562 अलग अलग बिखरी हुई रियासतें उस समय देश में मौजूद थी। कल्पना कीजिए इन सबको एक साथ लाने की। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के फौलादी संकल्प और बेहतरीन कूटनीति ने इन 562 टुकड़ों को सफलतापूर्वक जोड़कर एक आधुनिक और एकजुट राष्ट्र का निर्माण कर दिखाया। भाग 6, आधुनिक भारत की उड़ान, लचीलापन और प्रगति। आज़ादी के बाद आधुनिक लचीलेपन और ताकत का एक बहुत ही बड़ा क्षण तब आया जब 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस एक ऐतिहासिक घटना ने दक्षिण एशिया के पूरे भू-राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और दुनिया को भारत की असली क्षमता का एहसास कराया। और अगर हम सैन्य शक्ति से थोड़ा आगे बढ़ें तो भारतीय विज्ञान ने जो छलांग लगाई है वो सच में विस्मयकारी है। इस विकासक्रम को देखिए। इसकी शुरुआत उन दिनों से हुई जब देश के शुरुआती रॉकेट के हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया था। बिल्कुल, एक साइकिल पर। वहां से तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक विकसित की। और इसका चरम हमने तब देखा जब भारत ने चंद्रमा के उस हिस्से पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। यह एक बेहद विनम्र शुरुआत से लेकर अंतरिक्ष के सबसे बड़े मील के पत्थर तक पहुंचने की कहानी है। एक ऐसी धरती जो 20 करोड़ साल पहले अलग हुई, जिसने विशाल पहाड़ों का जन्म देखा, महान सभ्यताओं का विकास और स्वर्ण युग का प्रकाश देखा, और इतिहास की सबसे अंधकार में गुलामी से लड़कर मजबूती से बाहर निकली। अस्तित्व, पुनर्जन्म और विजय की इस इतनी शानदार और लंबी यात्रा के बाद अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। इस महान राष्ट्र का अगला अध्याय क्या होगा? यह इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और भी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है।